शिखा बहू, अरे ओ शिखा बहू, सुनो इधर आना। देखो सबने नाश्ता किया या नहीं। कितना मेकअप करोगे तुम सब, बारात निकलने वाली है, पता नहीं वहाँ कैसा इंतजाम होगा। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। दूसरी जाति वाले हैं, पता नहीं उनके मन में कौन कौन सा रीति रिवाज होता होगा। मेरी तो सारी इच्छा धरी की धरी रह गई। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। देवर जी की पसंद अच्छी है, फोटो में तो बड़ी सुंदर लग रही हैं देवरानी जी, परिवार भी अच्छा ही लग रहा है। फिर आपके बड़े बेटे हमारे रीति रिवाज समझा देंगे उनके पिता को, सब ठीक ही होगा। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। भाभी मेरे लिए भी एक कप चाय। घर की मंझली बहू किचन में आए गैस पर चाय का पानी चढ़ाते हुए सोच रही है, चलो छोटी देवरानी आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा घर के कामों से, फिर मैं भी अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाऊंगी। सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ, समय ही नहीं मिलता किताबें पढ़ने का। शिखा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, बहुत बड़े तो नहीं पर सपने तो उसकी आंखों में भी देखे थे कुछ बनने के, पर शायद किस्मत में उसकी कुछ और ही लिखा था भगवान ने। शिखा को ये लगता था अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, फिर क्यों हर बार कुछ ना कुछ कमी रही जाती थी उससे। शादी से पहले मम्मी पापा और भाई जो कहता वही करती। मम्मी पापा ने उसे पढ़ने से कभी नहीं रोका, बल्कि हमेशा उसका हौसला बढ़ाते। पापा तो चाहते थे बेटी बड़ी अफसर बने, उनके ही इंस्टीट्यूट में एमबीए करे, पर मम्मी इसके लिए तैयार नहीं हुई। बेटी शादी से पहले हमसे दूर जाकर पढ़े, इस बात पर तो उन्होंने अनशन ही कर दिया था घर में। और भाई तो एकदम खिलाफ था उसकी पढ़ाई के। भाई हमेशा कहता अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा दो, बेकार पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च करना, कल को दहेज के लिए भी तो जोड़ना होगा। छोटी तूने बीकॉम कर लिया ना, बस हो गई तेरी पढ़ाई पूरी। अब सिलाई सीख ले, कल ही तेरा नाम लिखवा आता हूँ। मेरी दुकान के पास एक बड़ा सा सिलाई सेंटर है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं सीखने। अपने अतीत में डूबी शिखा वर्तमान में लौटती है। जब रीमा किचन में आकर गैस बंद करके कहती हैं, चाची ये आप क्या कर रही हैं, अब तक तैयार नहीं हुई, जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, इधर सब मैं संभाल लेती हूँ। सबको ऐसी चाय पिलाऊंगी कि नहीं नहीं रीमा माँ जी गुस्सा हो जाएंगी, बस चाय बन ही गई है, मैं सबको देकर आती हूँ, फिर जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। आप जाओ चाची, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, कहकर लगभग धक्का मारते हुए शिखा को रसोई से बाहर ले जाती है। अच्छा ठीक है रीमा, बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाइए, अच्छे से तैयार होइए, बैंड बाजे वाले भी आ गए हैं और हाल में पहले हम सब खूब डांस करेंगे, फिर जाएंगे बारात में। आप भी चलिएगा हमारे साथ, खूब एंजॉय करेंगे। नहीं माँ जी ने मना किया है हम बहुओं को जाने से, हमारे में औरतें नहीं जाती, तुम लोग जाओ। अरे मंझली बहू अभी तक चाय नहीं बनी, लाई माँ जी। शिखा सिर पर पल्लू संभालते हुए फटाफट चाय कप में छानने लगी। आप लगी रहिए पूरी जिंदगी किचन में ही। गुस्से में पैर पटकती रीमा चली जाती है। अब कैसे समझाऊं इसे, मेरा गहना, मेरी शिखा, सब अब यही किचन और घर है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सबको चाय देने के बाद वो बच्चों के कमरे में आ गई। दोनों बेटे शेरवानी में बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल पर रखी काजल की डिबिया से उंगली में काजल लेकर दोनों बेटों के कान के पीछे लगाते हुए कहती हैं, कहीं नज़र न लगे मेरे बेटों को। साड़ी चेंज करने शिखा अपने रूम में आ गई। आसमानी रंग की जड़ी वाली साड़ी, गोल्डन ब्लाउज और मेकअप के नाम पर मांग में लाल सिंदूर और माथे पर मैरून बिंदी, रंग सांवला, उस पर लंबे काले बाल और मदहोश कर देने वाली कजरारी आँखें। शिखा जैसे ही कमरे से निकलने लगी, रीमा और उसकी छोटी बहन दीप्ति कमरे में प्रवेश करते हैं। अरे वाह चाची, ये साड़ी का रंग और फुल स्लीव का ब्लाउज मस्त लग रहा है, पर ये क्या आपने मेकअप नहीं किया? कम से कम आज तो लिपस्टिक लगा लीजिए। और देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। दीप्ति अपने स्लिंट बैग से जो उसके एक कंधे पर टांगा हुआ था उसमें से एक गजरा निकाल शिखा के बालों में लगा दिया। सांप की तरह लटकती लंबी चोटी पर जूही के फूलों वाला सफ़ेद गजरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाह चाची, आपके बाल बहुत सुंदर हैं।
पर इसे खुला ही रखती। रीमा और दीप्ति ने जब एक साथ कहा तो शिखा बोली, ना बाबा ना, बाल संभालूं या ये सिर पर पल्लू। क्या चाची, मम्मी, बुआ और बड़ी चाची सब आपका इंतज़ार कर रही हैं आंगन में, जल्दी आओ। राज दौड़ता हुआ आया। रुक छोटे, तू जा, हम चाची को लेकर आते हैं, बस 5 मिनट में। रीमा और दीप्ति ने अपना मेकअप किट निकाला और शिखा के होठों पर मेहरून लिपस्टिक लगाई। दोनों अपनी कलाकारी दिखाने लगे तो शिखा हाथ जोड़कर बोली, बस हो गया मेरा मेकअप, और कितना रंगोगे मुझे? भगवान ने मुझे रंगने में कोई कमी कहाँ छोड़ी। इस काले रंग पर पाउडर कितना भी लगाओ वो काला ही रहेगा। चाची आप भी ना, आप नहीं जानती आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को देख मुस्कुराई। शिखा जानती थी उनके मुस्कुराने का कारण। सामने चाहे जो कहें, कितना भी प्यार से बात करें, पर वो क्या सोचती हैं मेरे बारे में सब पता है। आंगन में बैंड बाजा बजने लगा और सभी ने डांस करना शुरू किया। शिखा के पैर भी थिरकने लगे। स्कूल कॉलेज के हर फंक्शन पर डांस की प्रैक्टिस करती। कोई भी नया गाना सुनती, लोकगीत सुनती, उस पर खूब नाचती, पर कभी स्टेज पर अपनी कला दिखाने का मौका ही नहीं मिला था उसे। डांस बहुत अच्छा करती थी, पर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तो हमेशा एक सुंदर चेहरा ही ढूंढा जाता और उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता। नृत्य संगीत की तरफ से अपना ध्यान हटा, पढ़ाई में ही खुद को झोंक दिया। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, बस किताबें ही ऐसी होती हैं जो पढ़ने वाले के रंग रूप को देखकर ज्ञान नहीं देती। आज सालों बाद लाउड म्यूजिक पर बजता गाना, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, शिखा अपने आंचल को कमर में खौसे नाच रही थी। उसको पैर जैसे रुकना ही नहीं चाह रहे थे। बहुत ही खुश थी शिखा, छोटी देवरानी जो आने वाली है। अपनी दोनों जेठानी की तरफ देखते हुए मन ही मन इतराती है, अब मैं भी जेठानी बनूंगी, पर उसकी वो खुशी कब तक रहेगी वो नहीं जानती। पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली देवरानी आ रही है, वो मुझे ज़रूर समझेगी और मेरी भी इज्जत करेगी। यहाँ तो सब हमेशा बेइज्जती करने के मौके ही ढूंढते हैं। अब यहीं नाचते रहो तुम सब और शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। बड़े जेठ जी की आवाज़ सुनते ही शिखा अपना पल्लू सिर पर रखती है। तभी छोटी जेठानी कोने मारते हुए कहती है, आज आज़ादी है, छोटे देवर जी की शादी है, मैं तो नहीं रखने वाली सिर पर पल्लू, सारे बाल और ये गजरा खराब हो जाएगा। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे, पर माँ जी नाराज़ ना हो जाए। होने दो, ये दिन क्या रोज़ रोज़ आएगा। आज की सारी फ़ोटो और वीडियो में अच्छी फ़ोटो आनी चाहिए। बैंड बाजे के साथ बारात जा चुकी थी। शिखा, सुमित्रा जी और उनकी बड़ी बहन बारात में नहीं गए। सुमित्रा जी ने सभी औरतों को मना किया था, पर ना तो बेटियों ने उनकी बात सुनी और ना ही दोनों बड़ी बहुओं ने। तो फिर दोनों पोती कैसे नहीं जाती अपने छोटे चाचू की बारात में। सबके जाने के बाद शिखा यहाँ वहाँ पड़े झूठे कप गिलास समेटने लगी। घर तो पूरा बिखरा पड़ा था। फटाफट सारे कमरों की चादरें बदली, सोफ़ा कवर ठीक किए। साफ़ सफाई करने के बाद जब गला सूखने लगा तो उसे याद आया कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। चाय और ब्रेड लेकर जैसे ही बैठी की तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, मंझली बहू, रीमा और दीप्ति को फ़ोन कर पूछ ले सब लोग पहुँच गए वहाँ पर, सबका स्वागत अच्छे से हो रहा है ना? हाँ माँ जी, करती हूँ फ़ोन। प्लेट को टेबल पर रख फ़ोन लगाने लगी। रिंग बजती रही पर किसी ने नहीं उठाया। अभी लगता है वहाँ कोई रस्म चल रही होगी। मैं थोड़ी देर में फिर से ट्राई करती हूँ। थोड़ी ही देर में व्हाट्सएप पर रीमा और दीप्ति ने वीडियो और फ़ोटो भेजना शुरू कर दिया। शिखा ने सासू माँ और मौसी सास को वो वीडियो दिखाना शुरू किया। दोनों बहुत खुश हो रही थीं। वहाँ की सारी रस्में जो यहाँ बैठे बैठे देख रही थी। बहू के गृह प्रवेश की रस्मों की तैयारी करती शिखा अपनी शादी वाला दिन याद कर रही थी। कितनी रोई थी वो और उसके भतीजे भतीजी उसे पकड़कर। माँ के पास तो समय ही नहीं था उसके पास 2 पल बैठने का। वो तो शादी में आए रिश्तेदारों के साथ ही व्यस्त थी। किससे अपने मन की बात करती, कुछ समझ नहीं पा रही थी। नए लोग, नई जगह कैसे संभाल पाऊंगी, सब कुछ मम्मी पापा के बिना। फिर जब पार्लर वाली आई और उसे तैयार किया
उन सूजी आँखों को मेकअप से सजाने की कोशिश करती रही जिसमें ढेरों सवाल थे। क्या विदाई के बाद मैं वाकई पराई हो जाऊंगी? क्या सब मुझे भूल जाएंगे? पापा की लाडली बिटिया थी, मेरी हर बात मानते थे पापा, फिर क्यों खुद से दूर कर रहे हैं? एक एक पल को महसूस कर रही थी। जब पहली बार कुणाल आया, कुणाल का हाथ उसके हाथ पर था, कन्यादान, फेरे, सारी रस्में और फिर विदाई। एक अनजाने के साथ अनजानी जगह आना, सब कुछ कितना अजीब लग रहा था। कुणाल और शिखा की अरेंज मैरिज हुई थी। शिखा के पापा को कुणाल बहुत पसंद था और शिखा की पसंद क्या थी, क्यों उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। पढ़ने लिखने की छूट थी, पढ़ सकती थे। पापा ने कहा था तेरी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। कुछ बोल ही नहीं पाई थी। वो आखिरी मुलाकात सुमित के साथ जब पापा रिश्ता तय करके आए थे, आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वर्तमान में लौटती शिखा के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि आज देवर जी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। क्यों नहीं सुमित अपने माता पिता से अपनी शादी की बात कर पाया, और क्यों नहीं मैं मम्मी पापा को सुमित से मिला पाई। बारात लौट आई। दुल्हन को लेकर सब तारीफ कर रहे थे दुल्हन की। सरकारी नौकरी और इतनी सुंदर। सुमित्रा जी तो बलाएं लेते नहीं थकती। सोने की चूड़ियां पहनाई अपनी नई बहू को। सभी रस्मों में लगे थे और शिखा किचन में। किसी को कॉफ़ी पीनी थी तो किसी के लिए हॉर्लिक्स। बस सबकी पसंद नापसंद का ध्यान उसे अच्छे से रहता। उसे भी तो सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई में चांदी पर सोने का पानी चढ़ा हार का सेट, जिसमें कान के झुमके और अंगूठी दिया था। पर आज भी वो शब्द शिखा के कान में गूंजते हैं जब सुमित्रा जी के पास उसे ले जाया गया। छोटी बेटी घूंघट उठा ही रही थी शिखा का कि वो बोल पड़ी, रहने दे छोटी, ये दे दे भाभी को, कुणाल की दुल्हन के लिए बनवाए थे। इसके तो हाथ ही इतने काले हैं तो मुंह कैसा होगा। वैसे भी काला रंग देखकर ही घिन आती है। वो तो इसका खानदान बहुत ही अच्छा है, किसी ने बताया ही नहीं था कि इसका रंग ऐसा है। ये शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे और बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि फिर क्यों दूसरे की संतान को अपने घर की बहू बना रही हैं। क्या पापा ने सच में मेरे रंग रूप के बारे में नहीं बताया था? आज भी तो दूसरे की ही संतान पर अपना प्यार लुटा रही हैं। छोटी बहू गोरी है, सुंदर है, सरकारी नौकरी भी करती है। क्या यही कारण है जो सुमित्रा जी को वो इतनी पसंद आई कि इतने महंगे सोने के कंगन उसे पहना, गले से लगाया? खुद को अतीत की यादों से निकालते हुए संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ने दूंगी। मन में ठान किचन का काम पूरा कर वो भी नए जोड़े की रस्मों में लग गई। उसने भी अपने पैसे जमा करके एक चांदी की पायल, बिछिया और साड़ी देवरानी के लिए खरीदी थी। मुंह दिखाई में नई बहू को देते वक्त उसकी आंखों में वो पढ़ रही थी जो नई बहू के मन में चल रहा था। शादी के 4 दिन बाद रिसेप्शन था। सुमित्रा जी और उसके चारों बेटों ने खूब खर्च किया था इस शादी पर। पार्टी की तैयारी भी जोरों पर थी। छोटा बेटा सबका लाडला भी तो था, शिखा से उम्र में 2 साल बड़ा ही था। उसका देवर, जब वो शादी के बाद ससुराल आई तो वरुण उसका देवर बीए प्रथम वर्ष में ही था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 12वीं के बाद आगे पढ़ना ही नहीं चाहता था। वो तो ज़बरदस्ती उसके भाई उसका एडमिशन करवा देते। शिखा, जिसकी किताबें उससे दूर हो गई थी, खुद को अपने इस नए परिवार में इतने लोगों के बीच बिल्कुल अकेला पाती। वरुण को तो बस मौका मिल गया था अपने असाइनमेंट पूरे करने के लिए। उसने शिखा से पूछा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये तो उसने कभी नहीं पढ़े थे। जब वरुण ने अपनी किताबें और नोटबुक शिखा के हाथ में थमाई, कोई बात नहीं भाभी, आपको बस देखकर लिखना ही तो है। जब भी समय मिलता शिखा देवर जी के असाइनमेंट तैयार करती। पर एक दिन जब शिखा के जेठ जी को पता चला तो शिखा को भी डांटे, बहू ये क्या कर रही हो? वरुण अपना काम तुमसे करवाता है और खुद दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता है। उसे कुछ समझ नहीं आए तो मदद मांगे। ये क्या कि सारा लिखने का काम तुमसे करवाता है।
वो अपने छोटे भाई पर भी बहुत गुस्सा किए। उम्र में तुमसे छोटी हूँ और एम.कॉम फाइनल में है, और एक तू बीए में, ये चौथी बार तेरा एडमिशन करवाया है। उस दिन के बाद तो वरुण अपनी छोटी भाभी को अपना दुश्मन ही समझने लगा था। हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ता और अपनी माँ से शिखा की शिकायत करता। देवर के रूप में एक भाई एक दोस्त दिखा, वो भी कुछ ही महीने में दुश्मनी निभाने लगा। तब शिखा बहुत उदास रहती। उस समय उसे अपनी माँ से मिले हुनर की याद आई। उसने अपनी सास और दोनों नंदों की साड़ियों में फॉल लगाना शुरू किया। किताबों की जगह माँ ने उसके बैग में ऊन, सिलाई और सुई धागा, कैंची जो दिया था वही उसका सहारा बनी। भाभी देखो ना, ये ब्लाउज़ कितना ढीला है। छोटी ननंद उसके पास अपना ब्लाउज़ लेकर खड़ी थी और वो पुरानी यादों को झटकती हुई बोली, ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। अरे हाँ, इसको थोड़ा स्टाइलिश लुक दे देना। दर्जी ने इतने पैसे भी ले लिए और देखो ना कैसा घटिया लग रहा है। रिसेप्शन पार्टी में इसे पहनूंगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। मेरी इतनी सुंदर साड़ी का मैचिंग ब्लाउज अब इतनी जल्दी कौन सिल देगा। आप चिंता ना करो छोटी दीदी, मैं देखती हूँ। आप बस मेरा ये ब्लाउज जल्दी से ठीक कर दो। ठीक है दीदी, मैं कपड़े में बाद में प्रेस कर लूँगी, पहले आपका ये ब्लाउज ही ठीक कर देती हूँ। उसकी बाजू भी बहुत ज़्यादा ढीली थी तो शिखा ने अपना क्रिएटिव माइंड लगा फ्रिल्स बना दिए और उस गोल्डन ब्लाउज पर सफ़ेद मोती से बाजू और गले पर सुंदर सा डिजाइन बना दिया। बैक में एक गोल्डन रिबन के टुकड़े से तितली को मोती से सजा जब लगाया तो वो ब्लाउज एकदम स्टाइलिश लगने लगा। अब नाप कर देखिए दीदी, फिट हो रहा है। जब शिखा ने स्वाति को उसका ब्लाउज पकड़ाया तो वह हैरान हो गई। अरे भाभी, आप नया मंगवा लाई? नहीं नहीं दीदी, ये तो वही है जो आपने दिया था। कमाल का हुनर है आप में। अब तो पार्टी में सबसे स्टाइलिश मैं ही लगूंगी। रिसेप्शन पार्टी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। नई बहू के तेवर पहले दिन से ही शिखा भाप गई थी। पहली रात जब घर के मंदिर में रस्मों के बाद उसे कमरे में भेजा गया तो उसका पहला सवाल था, क्या मैं नाइटी पहन लूँ? बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इतने भारी लहंगे में। शिखा ने समझाते हुए कहा, अपने कमरे में ही रहना, बाहर नाइटी पहनकर नहीं निकलना। सासू माँ को पसंद नहीं है और अभी घर में बहुत सारे मेहमान भी हैं, तो हल्की साड़ी या सूट सलवार पहन लेना। पर कहाँ मानी थी उसने शिखा की बात। वो तो अगले दिन नाइटी पहने ही पूरे घर में घूम रही थी। तो अपनी नई लाल चुन्नी ही शिखा ने उसे देते हुए कहा था, सुरेखा, कम से कम रूम से बाहर निकलते हुए सिर ढक लिया करो। हम लोग जेठ जी से पर्दा करते हैं। नहीं दीदी, मुझसे नहीं होगा ये घूंघट में रहना। जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर शिखा आ तो गई थी अपने कमरे में, पर उसे चिंता हो रही थी कि अगर सासू माँ ने या जेठ जी ने इसे इस तरह इन कपड़ों में देख लिया तो क्या होगा। शादी में आए सभी मेहमानों और रिश्तेदारों के जाने के बाद शिखा के छोटे जेठ जी सागर ने खुश होते हुए कहा, चलो अच्छा है भीड़ कम हुई। अपना ही घर धर्मशाला लग रहा था। सुमित्रा जी बोली, क्या सागर, कितना खाली खाली लग रहा है अब घर। दीदी और दोनों बेटियों के जाने के बाद चलो सब अच्छे से निपट गया, शादी अच्छे से हो गई, सब लोग खुशी खुशी गए हैं यहाँ से। आपने इतना कुछ दिया, सबको तो खुश नहीं होंगे क्या? सबको गहने और कपड़े कौन देता है माँ आजकल किसी को, वो भी ऐसे नालायक बेटी की शादी में। अब तो इतना कमाता है, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है, फिर भी तू उसे नालायक क्यों बोलता है सागर? देख नहीं रहा राजकुमारी सी सुंदर दुल्हनिया खोज कर लाया है। मुझे तो बहुत पसंद आई छोटी की बहू, बिल्कुल चलती फिरती गुड़िया सी दिखती। आप अपने लाडले का ही पक्ष लो, आपके लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। शिखा किचन में काम करते हुए दोनों माँ बेटे की बातें सुन मन ही मन सोच रही थी, सासू माँ का राज अब ख़त्म होने वाला है। शायद ये भी नहीं जानती सुरेखा हमारी तरह इनकी हर बात मानेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही तेज और चालाक है। बहुत सोच समझकर अपने से उम्र में इतने बड़े लड़के से शादी की है। देवर जी लगभग उससे 10 साल बड़े थे। बहुत सारी शर्तों के साथ इस घर में रहने को तैयार हुई है। बता रही थी कि अपनी सैलरी के सारे पैसे पहले की तरह अपने पापा के खाते में ही भेजेगी। उनकी नौकरी 5 साल पहले ही छूट गई
तब से पूरे घर का खर्च यही उठाती आई है। बड़ी हैरान हो रही थी उसकी बातें सुनकर। जब सुरेखा ने कहा था, दीदी, जिस दिन वरुण जी ने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया, उसी समय मेरा बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। 4 दिन की आई लड़की इस तरह बोल रही थी, घर के सारे संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा रही थी। सासू माँ ने हमें जो सिखाया बताया, हमेशा मैं वैसा ही करती आई, फिर भी तो सासू माँ हमसे नाराज़ ही रहती हैं। सबके ऑफिस जाने के बाद शिखा अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। घर के बरामदे में बैठकर गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी बच्चों की। सुमित्रा जी वहीं बैठी अनार के दाने निकाल रही थी। तभी गेट पर पोस्टमैन ने साइकिल की घंटी बजाई। शिखा ने आंचल सिर पर ठीक करते हुए दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही पोस्टमैन ने उसे देखा, वो बोला, घर में कोई और नहीं है क्या? यहाँ साइन करने हैं, जाओ किसी को बुला लाओ। तुमसे नहीं होगा, तुम तो मुझे अनपढ़ दिखाई दे रही हो। दीजिए पेपर, मैं कर देती हूँ। अरे ये ले, अंगूठा लगा दे। लिखना आता है तुझे जो साइन करेगी? क्या हुआ शिखा बहू, कौन है गेट पर? सुमित्रा जी ने तेज आवाज़ में कहा। कोई नहीं माँ जी, डाकिया है। इनकी चिट्ठी आई है, बस आ रही हूँ लेकर। तभी दीप्ति ट्यूशन से लौटकर आ रही थी। गेट पर डाकिया ने जैसे ही उसे देखा बोला, अच्छा हुआ बिटिया जो तुम आ गई। लो इस पेपर पर यहाँ साइन कर दो। दीप्ति ने साइन करके वो लिफाफा डाकिया के हाथ से ले लिया। शिखा की आंखों में आंसू झलक आए। आज डाकिया ने उसके पहनावे को देख यह अंदाज़ा लगाया कि वो अनपढ़ है। क्या पहनावे से किसी के अंदर का ज्ञान छुप जाता है? नितिन की कॉपी ले वह ट्रिग्नोमेट्री के सवाल चेक करने लगी। उसके आंसू रुक नहीं पा रहे थे और जैसे ही कॉपी के पन्ने पर लुढ़के राज ने देख लिया और बोला, मम्मा आप रो रहे हो, किसने मारा आपको? शिखा का मन कर रहा था खूब चीखे चिल्लाए और कहे, किस्मत ने मारा है, संस्कारों ने मारा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी, अपने स्कूल कॉलेज में हर साल अव्वल आती शिखा को आज एक डाकिया अनपढ़ समझ बैठा। सिर्फ उसके कपड़ों को देख, उसके रहन सहन को देख। शिखा आंसू पोंछते हुए राज को गोदी में बिठा लेती है और नितिन उसके कंधे पर सिर टिका देता है। मम्मा आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती, मत रोना। सुमित्रा जी जो किचन में अनार का जूस बनाने चली गई थी, 2 गिलास में जूस लाकर अपने पोतों को दिया। मन लगाकर पढ़ो, बड़ा अफसर बनना है ना तुम दोनों को। जल्दी से ये अनार का जूस ख़त्म करो। बहू तुम उठो, जाओ किचन साफ़ करो, जूसर साफ़ करके धूप में रख दो। शिखा को तो आज हर बात पर रुलाई फूट रही थी। उसने शादी के बाद कुछ साल नौकरी भी की थी। स्कूल में मैथ्स और कंप्यूटर की टीचर थी शिखा, पर बच्चों के कारण और घर में होती रोज की खिटपिट के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। शाम को जब छोटी बहू ऑफिस से घर आई तो सुमित्रा जी ने शिखा से कहा, जूस और ये नाश्ता जाके छोटी को देकर आ, थक गई होगी वो। शिखा ट्रे हाथ में लिए छोटी बहू को जूस और फ्राइड काजू बादाम छोटी के कमरे तक ले जाने में अपने अतीत में जा रही थी। जब वो स्कूल से आती 6 घंटे लगातार खड़े रहने के बाद थक कर चूर हो जाती थी, पर आते ही अपने बैग को किचन में रख हाथ पैर धोकर झूठे बर्तन के ढेर उसके ही इंतज़ार में रहते थे। फिर साफ़ सफाई सारे काम के बाद कहीं जाकर वो अपने कमरे में कपड़े बदलने जा पाती थी। हर महीने की पूरी सैलरी सासू माँ के हाथ में देती। नौकरी तो मैं भी करती थी, फिर इतना भेदभाव क्यों? सासू माँ के कहने पर ही नौकरी शुरू की थी और उनके मना करने पर ही छोड़ दी थी। सुमित्रा जी के घर में वर्षों से चलते नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, जिसका विरोध कुछ खुद सुमित्रा जी भी नहीं कर पा रही थी, बल्कि ये बदलाव तो उन्हें भी पसंद आ रहे थे, जो शिखा को मन ही मन बहुत अखर रहे थे। जब से शिखा इस घर में आई थी उसने यही देखा था कि घर के सभी पुरुष और बच्चों के खाना खाने के बाद ही घर की औरतें खाना खाती हैं, वो भी अपने पति की थाली में। उसने कभी इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि सहर्ष स्वीकार किया था। उसकी सबसे बड़ी जेठानी तो शादी के महीने बाद भर ही अलग हो गई थी। जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह सुमित्रा जी और उसकी सबसे बड़ी बहू एक घर में एक साथ नहीं रह सकती।
शिखा को तो अपनी शादी के कई सालों बाद पता चला था कि उसकी 2 जेठानी हैं। सासू माँ भी हमेशा उसे मंझली बहू ही कहती थी। सुरेखा को घर का ये नियम बताया गया तो उसने साफ मना कर दिया और बोली, मैं तो सिर्फ वरुण के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी। ये मुझे अपने हाथों से जैसे पहले ऑफिस में और होटल में खिलाया करते थे, और वैसे भी ऑफिस जाना होता है तो जल्दी ही सोने जाएंगे हम दोनों। जब डाइनिंग टेबल पर सुरेखा और वरुण एक ही थाली में हंसी ठिठोली करते हुए खाते जिसमें सभी आनंद उठाते, पर शिखा को ये बात पसंद नहीं आती। घर का माहौल बिगड़ रहा है। जेठानी जी की दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं और मेरे दोनों बेटे भी तो अब बड़े हो रहे हैं। बच्चे अब सवाल करने लगे हैं कि मम्मा आप और चाची क्यों नहीं हम सब के साथ खाने के लिए बैठती हो। शिखा अपना खाना अब अधिकतर किचन में ही बैठकर खाती। जब देवर और देवरानी एक साथ एक थाली में एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते, हंसी मजाक करते, उम्र में चाहे वरुण शिखा से 2 साल बड़ा था, पर रिश्ते में तो छोटा देवर था। अगर इस तरह हंसी ठिठोली मौज मस्ती करनी ही है तो अपने बेडरूम में ही जाकर करनी चाहिए। ये बात वो धीरे से कई बार अपनी जेठानी के कानों में बोल चुकी थी, पर जेठानी को भी बड़ा मज़ा आता था ये सब देखकर। अरे शिखा क्यों परेशान होती है, समय बदल रहा है, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा तो क्या देवर जी आजकल के हैं और हम प्राचीन युग के? खुद के ही इस प्रश्न पर हंसी आ जाती। एक दिन जब रात काफ़ी हो चुकी थी, वरुण और सुरेखा जब 1 घंटे से खाने की थाली लिए मौज मस्ती में लगे थे, कभी सुरेखा वरुण को चुटकी काटती तो कभी वरुण उसके गालों पर चुटकी काटता तो कभी किस कर लेता। शिखा ने अपने खाने की थाली लेकर किचन में ही खाना शुरू किया, जिसे देखकर सुमित्रा जी बोली, अरे मंजली, ये दोनों तेरा खाना छीन थोड़े ही लेंगे जो तू यहाँ अकेले बैठकर खा रही है। क्या हो गया है माँ जी को? क्या अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा इन्हें? इन्होंने ही तो हमेशा बताया था कि पति के खाने के बाद उनकी थाली में खाने से पति की उम्र बढ़ती है और सुहाग बना रहता है, और पति को अपना झूठा खिलाना घोर पाप है। मेरी तो शर्म से गर्दन झुक जाती है ये सब देखकर। कभी अपनी बहन भाभी को और यहाँ भी जेठानी नंदों किसी को ऐसे नहीं देखा। अब ये सब हजम करने में समय तो लगेगा, शिखा सोचती। सुरेखा अपने घुटनों से ऊपर नाइटी, जिसके ऊपर से लंबी वाली भी थी जो आगे से खुली रहती, पहनकर पूरे घर में घूमती। गेट पर भी घंटों खड़ी रहती, ना तो साथ में दुपट्टा रखती। सिर ढकने की तो बात ही अलग थी। एक ही घर में रहने वालों के लिए अलग अलग नियम। शिखा भी रात को नाइटी ही पहनती, सोते वक्त, पर कभी किसी ने उसे बेडरूम से बाहर नाइटी में नहीं देखा। हमेशा साड़ी पहनकर ही कमरे से बाहर निकलती। उसने जैसे अपनी सास और जेठानी को हमेशा देखा, वो वैसे ही रहती। वो तो यदि कभी किसी काम से या मायके सूट पहनकर जाती भी तो सुमित्रा जी के गुस्से की शिकार होती। आते ही सबसे पहले सूट बदलकर साड़ी पहनती। उसे तो उल्टा पल्ला करने की भी इजाज़त नहीं थी। दिल्ली महानगर में पली बड़ी शिखा खुद को इस तरह ढालती जैसे कोई अनपढ़ और गंवार हो, पर उसकी ही तरह छोटी बहू खुद को बदलेगी या फिर घर के नियमों को। घर में सब लोग सुरेखा पर अपना प्यार लुटाते। वो देखने में बला की खूबसूरत, सरकारी नौकरी और हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ लाना और तरह तरह का खाना बनाना। जब भी उसकी ऑफिस की छुट्टी होती तो वो अपनी पसंद का खाना बनाती, कभी डोसा इडली तो कभी चाउमीन पास्ता। बच्चे खुश होकर खाते और छोटी चाची के गुणगान गाते। जब रात का खाना सुरेखा बनाती, खूब मसालेदार और तीखा, जो कुणाल और उनके बड़े भाई और शिखा से बिल्कुल नहीं खाया जाता। कितनी बार समझाती, सुरेखा तुम्हारे दोनों जेठ जी इतना मसालेदार नहीं खा पाते, पर वो तो सिर्फ वरुण और अपने स्वाद से ही खाना बनाती, और सारे झूठे बर्तन तो शिखा को और उसकी जेठानी ही मांजती। सुरेखा बोलती, मुझे झूठे बर्तन मांजने में घिन आती है और बड़े बर्तन मैं नहीं मांज सकती। अपनी झूठी थाली और टिफ़िन बॉक्स सिंक में रखती तो एक दिन शिखा ने कहा था, छोटी, हमारे यहाँ कोई काम वाली नहीं है, हम सब मिलकर ही काम सारा करते हैं। आप है ना दीदी, बर्तन मांजने का काम तो आपका ही है ना,
आखिर आप अनपढ़ वाली ज़िंदगी तो जी ही रही हैं, नौकरी तो करती हैं नहीं आप। मैं रात की सब्ज़ी बना दूँगी और रोटी आप बना लेना। शिखा सोचती, जब सारा काम मैं ही करूँगी तो अपने पति और बच्चों की पसंद की सब्ज़ी क्यों नहीं बना सकती। सुरेखा को समझाना तो बेकार है, जिस दिन जितना बताओ मसाला कम डालना, उस दिन उतनी ही तीखी दाल सब्जी बनाती है। दिन का खाना बड़ी बहू दूसरे नंबर वाली ही बनाती है, जो अपनी और अपने पति बच्चों की पसंद का। सुमित्रा जी की सबसे बड़ी बहू बेटा तो अलग ही रहते हैं। सुरेखा घर की छोटी बहू के आने के बाद से अब बड़ी बहू का भी सुमित्रा भवन में आना जाना बढ़ गया था। उसे तो टीवी पर सीरियल देखने से ज़्यादा मज़ा सुरेखा और वरुण की चुहलबाजी प्रेम लीला देखने में मज़ा आता। बड़ी बहू भी छोटी बहू के साथ खूब बातें करती, पर जैसे ही शिखा को देखती किसी न किसी बात पर डांट देती उसे, और छोटी बहू के सामने उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती। कभी कभी शिखा को लगता तो इस ग्रह की प्राणी है ही नहीं, दूसरे ग्रह से आई है। सुमित्रा भवन में अब चारों तरफ सुरेखा ही फैली रहती। छोटी छोटी बात पर जब शिखा पर चीखती चिल्लाती, जो रीमा और दीप्ति चाची चाची करते नहीं थकती थी, वो अब छोटी चाची के ही आगे पीछे करती और हमेशा शिखा पर गुस्सा करती। जेठानी भी छोटी देवरानी का ही पक्ष लेती। छोटी बहू ही शातिर और चालबाज थी, चेहरे पर मुस्कान बिखेरे मीठी मीठी बातें करती और पीठ पीछे खंजर चलाती। सासू माँ की चहेती बन गई थी, शिखा के खिलाफ भड़काती रहती उन्हें। दीदी ने मुझे ये कहा, वो कहा, मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, मतलब ढेर सारी झूठी शिकायतें लेकर सासू माँ के बालों में कभी तेल लगाती तो कभी हाथ पैर दबाती। उनकी पसंद की सब्जियाँ, फल, मिठाई ऑफिस से आते वक्त लेकर आती, जिसके पैसे तो वरुण ही खर्च करता था, पर नाम तो छोटी बहू ही कमाती थी। सबके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर गिफ्ट देती। सुमित्रा जी हर किसी से कहते नहीं थकती, देर से ही सही पर भगवान ने कितनी अच्छी बहू दी। हमें सर्वगुण संपन्न, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, इतना अच्छा, तरह तरह का खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है। स्वभाव कितना अच्छा है वो तो शिखा पहले दिन से ही जान ही थी। क्या इसलिए सासू माँ खुश रहती हैं क्योंकि सुरेखा इतना खाने पीने का सामान अपने हाथ से सासू माँ को देती है। वही छोटा बेटा जो पहले एक पैसा खर्च नहीं देता था, अब हमेशा तरह तरह की चीज़ें लाता। सुरेखा ने तो साफ कहा था, अपनी सैलरी में से एक पैसा मैं नहीं निकालती हूँ। जब से नौकरी लगी और वरुण से फ्रेंडशिप हुई, मेरा सारा खर्च यही उठाते हैं। रोज़ ऑफिस से लाना ले जाना भी यही करते आए हैं। मेरे डैडी मम्मी तो शुरू से कहते थे, शादी करना तो वरुण जैसे लड़के से ही करना, जो तुझ पर और हम पर खूब खर्च करे। तेरी शादी बात माने शिखा अक्सर सोचती, ये शादी है या समझौता। बढ़ती उम्र में सुंदर लड़की से शादी करने की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, देवर जी को पता नहीं। सुरेखा तो वरुण को शिखा के खिलाफ इस तरह भड़का रही थी कि एक दिन वरुण ने अपनी छोटी भाभी पर चीखना शुरू कर दिया और कहा, या तो आप इस घर में रहेंगी या हम दोनों। बात क्या थी ये तो शिखा समझ नहीं पाई पहले, पर धीरे धीरे उसकी समझ में सब आने लगा कि क्यों देवर जी इतने गुस्से में हैं। रात रात भर जो उनके बेडरूम से बात करने की आवाज़ें आती हैं, वो शिखा की शिकायतें होती हैं। एक दिन जब सुरेखा के मम्मी डैडी और बहन उससे मिलने आए तो सुरेखा ने उनको भी शिखा की झूठी शिकायतें की और वरुण को तो रो रो कर अनगढ़ंत मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई कि शिखा दीदी मुझे खाना नहीं बनाने देती, बर्तन मांजने को कहती हैं, वॉशरूम साफ़ करना। आप ही बताइए मैं ये सब कैसे सहूँ। आपकी माँ और दोनों भाभी तो बहुत अच्छी हैं, पर ये शिखा भाभी आपकी मुझे बिल्कुल फूटे हाँक नहीं सुहाती। आप कुछ कीजिए वरना मैं आज ही अपने मम्मी पापा के साथ वापस अपने घर चली जाऊंगी। शिखा ने जब सुरेखा की सूजी आंखें देखी तो पूछा, क्या हुआ छोटी, तबीयत तो ठीक है। मैं ठीक हूँ दीदी, आप अपना सोचिए अब। मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी उसने अपने चेहरे पर। शिखा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी छोटी बहन समझ उसे घर के कुछ नियमों से अवगत करवाती। खाने में मिर्च मसाले थोड़ा कम रखो कहती, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखो। शिखा तो हमेशा सुरेखा की भलाई चाहती और सुरेखा उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी।
अब सुमित्रा जी भी हमेशा शिखा की शकल सूरत पर टोकती, उसके हर काम में बुराई नज़र आती। अब सुमित्रा जी को शिखा के घर के सभी सदस्यों के इस बदलते व्यवहार से आहत होती। अपने स्वभाव के अनुसार कभी अपने पति कुणाल को कुछ नहीं बताया कि उनके परिवार वाले कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। एक दिन तो बात हद से ज़्यादा ही बढ़ गई। जब सुमित्रा जी पूजा घर में पूजा कर रही थी, जो किचन और डाइनिंग रूम के पास ही था, और किचन में सुरेखा और दोनों बड़ी जेठानी बातें कर रही थीं। शिखा आरओ से पानी निकाल घड़ा भरने लगी। सुमित्रा जी पीछे पलट पलट कर देख रही थी। अचानक उठी और शिखा को बाल से पकड़ किचन में ले आए। शिखा ने सिर्फ इतना पूछा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, जो आप मेरे बाल पकड़कर खींच लाई यहाँ किचन में? सुमित्रा जी अपना सिर वहीं स्लैब पर पटकने लगी। कुछ दिनों से, जब से सुरेखा का जादू चढ़ा था उन पर, वो शिखा को देखना ही नहीं चाहती थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी शिखा की सासू माँ को अचानक क्या हो गया, जो अपनी पूजा छोड़कर मुझ पर इस तरह बरस रहे हैं। तीनों बेटे पोते पोती सब सुमित्रा जी के इस रूप को देखकर डर गए थे। बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला। सबकी नज़रें शिखा को ही घूर रही थी, जैसे माँ की इस हालत की जिम्मेदार वही है। उस दिन के बाद से घर की मझली बहू शिखा भी बदल गई। जिस शिखा को बहू को सब पढ़ी लिखी, अनपढ़ और गंवार समझ रहे थे, जो शिखा सुबह से आंगन साफ करना, झाड़ू पोछे बर्तन में लगी रहती, वो अब सिर्फ अपने बच्चों और पति के खाने का ही इंतज़ाम करती। किसी को कुछ नहीं कहती, सबसे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ अपना ज़रूरी काम ही करती और सोचती, बेकार में सासू माँ और परिवार के हर सदस्य की इतनी सेवा किया करती थी। दिन रात लगी रहती थी उनकी खिदमत में, और उसका ये फल मिला मुझे। धीरे धीरे घर के कई काम जिन्हें सिर्फ मंझली बहू ही किया करती थी, अब उसने करना छोड़ दिया था। जिसका किया कोई काम पसंद नहीं आता और हजार गलतियां नज़र आती हैं, उनमें समय बर्बाद करना बेकार है। कुणाल भी समझता तो था, पर माँ की खातिर और घर में शांति बनाए रखने के लिए वो कुछ नहीं कहता। उसने शिखा के जन्मदिन पर एक स्मार्टफोन दिया और कहा, खाली तो तुम बैठ नहीं सकती, तो इसी के साथ मन बहलाओ। नितिन और राज से कुछ गेम्स इंस्टॉल करवा लो। इसमें चाहो तो तुम किंडल डाउनलोड कर अपनी पसंदीदा किताबें भी पढ़ सकती हो, और कुछ मंगवाना हो तो मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगा। ध्यान तो बहुत रखते हैं कुणाल जी मेरा। शिखा इसी में बहुत खुश थी। अब समय ज़्यादा मिलने लगा तो अपने पसंदीदा लेखकों की किताबें पढ़ती और अपने मनोभावों को डायरी में लिखने लगी। शिखा ने ऑनलाइन कई साहित्यिक मंचों पर लिखना शुरू किया। ऑनलाइन काव्य सम्मेलनों में भाग लेने लगी। खुद में बहुत बदलाव महसूस करती। काफ़ी समय से मायके नहीं गई थी। हमेशा सुमित्रा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मायके जाने से रोकती। कुणाल ने एक शाम को उसके हाथ में दिल्ली की टिकट और उसकी पसंदीदा ऑरेंज आइसक्रीम पकड़ाई और कहा, कुछ दिन मम्मी के पास चली जाओ, उनकी सेवा कराओ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। और मम्मी जी को अभी तुम्हारी ज़रूरत भी है। यहाँ की चिंता मत करो, माँ की नई फेवरेट बहू है ना, वो सब संभाल लेगी। थोड़ी दूरी रिश्तों में ज़रूरी है, तभी हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है। आप ठीक कहते हैं कुणाल जी, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। यहाँ हर कोई आजकल मुझे नफ़रत भरी नज़रों से ही देखता है। कुणाल के सीने से लग पहली बार उसने अपने मन के दुख को साझा किया था। अगले ही दिन कुणाल शिखा को छोड़ने एयरपोर्ट आता है और शिखा कुछ ही घंटों में अपनी माँ के पास अचानक बिना बताए। शिखा के आने पर उसकी मम्मी बहुत खुश होती हैं, लेकिन मन के डर को छुपा नहीं पाती। सब ठीक तो है ना शिखा? दामाद जी नहीं आए और तूने आने की खबर भी नहीं दी। नितिन और राज भी नहीं आए। मम्मी सब ठीक है। दोनों बच्चे छोटी बुआ के घर छुट्टियां मनाने चले गए हैं और इनके पास समय नहीं था। बहुत दिन हो गए थे ना मम्मी तुमको देखे हुए, बस इसलिए कुणाल जी ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। तबीयत कैसी है अब? अरे अब तुझे देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सारी बीमारी दूर हो गई मेरी तेरे आते ही। 1 महीने माँ के पास रहकर शिखा खुद को तरोताज़ा महसूस कर रही थी।
बेटियां अपनी सास में माँ को खोजती हैं, निस्वार्थ भाव उनकी सेवा करती हैं। फिर वही माँ जो अपनी बेटियों और एक बहू के लिए अलग व्यवहार और दूसरी के साथ भेदभाव करे। सच ही है कि औरतों की असली दुश्मन तो औरतें ही होती हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो खुद कितनी गिर जाती हैं ये जान ही नहीं पाती। शिखा के मायके जाने के बाद सुमित्रा भवन में सब बदला बदला नजर आने लगा। सुरेखा ने एक दिन रात का पूरा खाना क्या बनाया, अगले दिन ही अपने मायके चली गई। अब घर के सभी काम का भार रीमा की मम्मी पर आ गया। एक दिन बाथरूम में उसका पैर फिसल गया और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब सुमित्रा जी का बुरा हाल था। उसे अपनी मंझली बहू की याद आने लगी। शिखा को फ़ोन कर रोने लगी। सुमित्रा जी, माफ़ कर दे बिटिया, मुझे तुझ पर कितने जुल्म किए मैंने, हमेशा डांटा फटकारा। वो छोटी बहू मेरे कान भरती रही और मैं भी तुझे सताती रही। माफ़ कर दे मंझली बहू मुझे, अब आजा और अपनी घर गृहस्थी संभाल। शिखा का मन ही नहीं लग रहा था अपनी मम्मी के पास अब। कुणाल समय पर खाते होंगे या नहीं, बच्चों की भी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और वो बुआ के घर से आ जाएंगे। शिखा अगले ही दिन अपने ससुराल वापस चली गई। वहाँ सुमित्रा जी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। 1 महीने में ही घर की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। शिखा ने आते ही पहले की तरह सब संभाल लिया, लेकिन अब कुणाल ने एक मेड को भी रख लिया जो घर की साफ सफाई और बर्तन करती। कुछ ही दिनों में सुमित्रा जी की हालत में सुधार हुआ और वो घर आ गई। रीमा की मम्मी का भी फ्रैक्चर ठीक हुआ। शिखा के प्रति जो सबके मन में छोटी बहू ने कचरा भर दिया था वो साफ हो गया। मन में मैल तो सुरेखा के ही था जो सारे गहने जेवर लेकर चली गई और अगले ही दिन वरुण को डाइवोर्स के पेपर भेज दिए। मंझली बहू टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सास बहू का रिश्ता माँ बेटे के समान ही होता है। अपनी बीमार माँ को छोड़ वो सास के पास आ गई उनकी सेवा के लिए। कुछ ही महीनों में सब सामान हो गया। अब शिखा अपने लिए भी समय निकालती और अपने लेखन के सफ़र को जारी रखा। एक दोपहर पोस्टमैन ने घंटी बजाई और शिखा अपने उसी वेशभूषा, वही सीधे पल्ले की सूती साड़ी, सिर पर आंचल रख जब गेट खोला, डाकिया बोला, रजिस्ट्री है, साइन चाहिए, बुलाइए किसी को। किसके नाम से है? शिखा मिश्रा। लाइए चाचा, मुझे दीजिए, मैं ही शिखा मिश्रा हूँ। जब शिखा ने डाकिये से पेपर पेन ले इंग्लिश में साइन किया तो डाकिया हैरान था। चाचा जी, वेशभूषा पर मत जाइए, साड़ी पहनने वाली और सर पर पल्लू रखने वाली औरत अनपढ़ नहीं होती। शिखा ने वो लिफाफा खोला जिसमें शिखा के काव्य संग्रह की किताब थी और साथ में 21,000 का एक चेक जो पब्लिशर ने भेजा था। किताब के पीछे शिखा की तस्वीर और उसका परिचय लिखा था। पहचान किसी की बाहरी रूप, रंग और कपड़ों से नहीं होती। चाचा रुकिए, मिठाई खाकर जाइएगा। सुमित्रा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उसने गले से लगा लिया। मंझली बहू, तेरे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। अब तू भी अपने सपनों पर ध्यान दे। अब सर पर पल्ला रखना छोड़ दो और अनपढ़ वाली जिंदगी भी जीना छोड़ दो। आज सुमित्रा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। धन्यवाद दोस्तों।